मैं यहाँ पे अभी जीएसटी के ऊपर में डिस्कशन या थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे मेरे डीसी सर से कल थोड़ी मीटिंग हुई, बहुत लॉ रिलेटेड टॉपिक्स में डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ। मैं वही टॉपिक्स डिस्कस करना चाहता हूँ जो यहाँ पे एप्लीकेबल है। एवरी एरिया हैज़ इज ओन एप्लीकेबिलिटी। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कम है, विल नॉट डिस्कस मच ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रेडिंग सेक्टर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। मैं यहाँ पे काफ़ी साल से अरुणाचल डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। किस किस तरह का प्रॉब्लम्स आ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसको कैसे अवॉइड करना है। बेसिकली द थिंग इज़ दैट कि अभी गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। आप भी देख रहे होगा, मे बी लास्ट 5 to 6 ईयर्स बहुत लोगों के पास इनकम टैक्स की नोटिस आई है। पहले इनकम टैक्स की नोटिस जनरली अरुणाचल सेक्टर में नहीं आती थी। इसीलिए जो जो कारण से नोटिस आ रही है उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और अगर नोटिस आ गई तो उसको कैसे अटेंड करना है वो देखते हैं, बोथ इन जीएसटी सेक्टर एंड इनकम टैक्स सेक्टर। मैं एकदम ब्रीफ पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, लॉ नहीं बताना चाह रहा हूँ कि सेक्शंस एंड लॉ बताना यहाँ पे वर्थ नहीं होगा। हम सिर्फ कुछ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे एंड इफ़ रिक्वायर्ड वी कैन कीप इट इंटरेक्टिव, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर होगा जीएसटी और इनकम टैक्स रिलेटेड। तो कोई भी कुछ क्वेश्चंस भी पूछना चाहे बहुत आराम से पूछ सकते हैं। मैं जस्ट ब्रीफ कुछ 10 से 15 पॉइंट्स आपको पहले ब्रीफ करता हूँ, उसके बाद विल कंटिन्यू होगा। जैसे सर ने बताया थ्रेशहोल्ड लिमिट 20 lakhs। कोई भी बिजनेसमैन का थ्रेशहोल्ड लिमिट इज 20 लाख। 20 लाख के अंदर है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है कोई भी ट्रेडर को, और 20 लाख से ऊपर होते ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। ये गवर्नमेंट कैसे वेरीफाई करेगा कि 20 लाख हुआ है या नहीं हुआ है? बैंक स्टेटमेंट। जो डिपॉजिट्स आपके बैंक में है वो गवर्नमेंट उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन मांगेगा, अदर देन लोन। अगर आप किसी इंडिविजुअल से पैसे ले रहे हैं दैट इज़ नॉट अ टर्नओवर, लेकिन अगर डिपॉजिट कर रहे हैं और वो लोन नहीं है किसी से तो वो टर्नओवर ही माना जाएगा। और अगर वो 20 लाख से ऊपर हो जाता है एक साल में तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन दो तरीके से ले सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पोजिशन, इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर। कॉम्पोजिशन एक सिंपल रिटर्न है। गवर्नमेंट छोटे ट्रेडर्स को जिसका टर्नओवर 75 लाख से कम है वो कॉम्पोजिशन में रजिस्टर्ड होना है। उसको कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना है, इनवॉइस नहीं रखना है, कुछ नहीं करना है, हेडेक फ्री है। जितना टर्नओवर होता है उसका 1% टैक्स आप दे दीजिए जीएसटी, दैट इज़ एनफ। अगर आप कॉम्पोजिशन नहीं लेना चाहते हैं, रेगुलर लेना चाहते हैं, तब आपको इनवॉइस मेंटेन करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना पड़ेगा। इनवॉइस और जितना भी इनवॉइस बुक्स ऑफ अकाउंट्स है दैट हैज़ टू बी मेंटेन फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स। गवर्नमेंट नोटिस देके लास्ट 7 ईयर्स का रिकॉर्ड्स आपसे मांग सकता है। तो अगर वो मांगेगा तो आपको बैंक स्टेटमेंट, इनवॉइस वगैरह सबमिट करना पड़ेगा। और 75 लाख से ऊपर हो जाता है टर्नओवर तो कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, आपको रेगुलर में रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी सर ने भी बताया, यू कैन फाइल इट मंथली और क्वार्टरली। मंथली फाइल कर सकते हैं, 2 रिटर्न लगता है, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी। क्वार्टरली भी 2 रिटर्न लगता है, क्वार्टरली 3-3 महीना में करना है। दैट इज एप्लीकेबल फॉर टर्नओवर अप टू 5 करोड़। 5 करोड़ से ऊपर करता है तो मंथली इज अ मैंडेटरी। 5 करोड़ से नीचे है तो क्वार्टरली भी कर सकते हैं आप। 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर किसी भी ट्रेडर का है, बिजनेसमैन का है, कॉन्ट्रैक्टर का है तो ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी है। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बोलते हैं, वो आप मैनुअली इनवॉइस नहीं कर सकते हैं। टैली में जाके या कोई सॉफ्टवेयर आप ले लिया, सॉफ्टवेयर से आप नहीं निकाल सकते हैं। मैंडेटरी ई इनवॉइस करना है, उसमें एक क्यूआर कोड रहता है। एक और मिस्टेक जनरली कर रहे हैं जिसका मैं नोटिस आई हैव बीन चेकिंग कि बहुत सारे नोटिस अभी आ रहे हैं, आप लोगों के पास किसी न किसी 100% आया होगा, रिवर्स चार्ज। अगर आप सामान मंगवाते हैं
हैं अदर डिस्ट्रिक्ट से, और उसमें ट्रांसपोर्ट का फीस लगता है, ट्रांसपोर्ट चार्ज बोलते हैं उसको, कि सिलापथार से आपने मान लिया ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा सपोज 10,000, उसमें 5% मैंडेटरीली आपको GST डिपॉजिट करना पड़ेगा। 5% उसका नोटिस अभी बहुत आ रहा है, टू अवॉइड दैट यू डिपॉजिट 5% और उसका इनपुट आप ले सकते हैं। ये लॉस नहीं है, आपको एडवांस में 5% डिपॉजिट करना है और उसी मंथ उसका इनपुट आप ले लीजिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको जितना टैक्स है वो देना पड़ेगा, प्लस 100% पेनल्टी प्लस 18% इंटरेस्ट। तो टू अवॉइड दिस इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, रिवर्स चार्ज में हमेशा 5% में पे कर दीजिए। कितना रुपया पे करना है वो पोर्टल में आ जाता है, ट्रांसपोर्टर वो अपना रिटर्न लगाता है, अमाउंट आ जाता है, अमाउंट के ऊपर 5% आप पे कर दीजिए। TDS डिडक्शन, जैसे सर ने बोला था, TDS डिडक्शन 2%, जो भी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे है, एवरी सप्लाई, एवरी वर्क कॉन्ट्रैक्ट, उसके ऊपर एट द टाइम ऑफ पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर टू द सप्लायर आपको 2% GST काटना है। काट के पूरा महीना में जितना GST काटा है उसको नेक्स्ट मंथ का विदिन 10 डेज के अंदर डिपॉजिट करना है और एक मंथली रिटर्न लगाना है। अगर कोई डिपार्टमेंट अपना रिटर्न नहीं लगाता है 10 दिन के अंदर आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ, तो 200 रुपीज़ पर डे का पेनल्टी दैट विल बी चार्ज टू द डिपार्टमेंट। द DDO विल बी wholly and solely responsible for paying the penalty amount and for non-deduction of the amount. Penalties, मिसमैच ऑफ चालान, नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट की वजह से गवर्नमेंट नोटिस दे रहे हैं अंडर सेक्शन 73 एंड 74। 73 में अगर कोई नोटिस आता है, आप कभी भी कोई इनकम GST का नोटिस आता है उसको प्लीज़ चेक कीजिए। 2 सेक्शन में नोटिस आता है, सेक्शन 73, सेक्शन 74। सेक्शन 74 में अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हुई, आप चेक करवाइए थ्रू चार्टर्ड अकाउंटेंट या खुद चेक कीजिए, और अगर इमीडिएट आप पेमेंट कर देते हैं तो आपका पेनल्टी वेव ऑफ हो जाता है। और सेक्शन 74 में पेनल्टी इज नॉट वेव ऑफ, मिनिमम पेनल्टी इज 15%। तो दैट हैज़ टू बी चेक। जब भी कोई नोटिस आता है इमीडिएट चेक करवाइए, जितना आप डिले करोगे आपका अमाउंट ऑफ पेनल्टी बढ़ते रहेगा। गोडाउन, जैसे सर ने वेरी करेक्टली अभी बोला था, गोडाउन, एवरी गोडाउन शुड बी रजिस्टर्ड। आप जो भी काम कर रहे हैं जनरली आप बिजनेस प्लेस को, शॉप को रजिस्टर्ड कर देते हैं, और जो गोडाउन में जहाँ पे आपका सामान रखा हुआ है उसको कभी भी रजिस्टर्ड नहीं करना है। तो जो भी आपका गोडाउन है उसको रजिस्टर्ड कीजिए। अगर कोई गोडाउन अनरजिस्टर्ड है और उसमें आपका सामान पड़ा है, चाहे वो जेन्युइन सामान ही हो, पक्के का सामान भी हो, अगर वो गोडाउन, वो जगह अनरजिस्टर्ड है तो वो सामान भी फेक ही माना जाएगा। दैट विल बिकम टैक्सेबल। एक मेजर लूपहोल मैंने यहाँ देखा है, सब कॉन्ट्रैक्टर्स। जनरली क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तो सब ले लेते हैं डायरेक्ट डिपार्टमेंट से, उसको सब कॉन्ट्रैक्ट में दे देते हैं, और वो सब कॉन्ट्रैक्ट बहुत बार अनरजिस्टर्ड करता है। तो जो भी सब कॉन्ट्रैक्ट में काम ले रहे हैं थ्रू मेन कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर डिपार्टमेंट से काम ले लिया है दूसरे को हैंड ओवर कर दिया, तो सब कॉन्ट्रैक्टर्स मस्ट बी रजिस्टर्ड। हर सब कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, और सब कॉन्ट्रैक्टर मेन कॉन्ट्रैक्टर को GST बिलिंग करेगा, और जो सब कॉन्ट्रैक्टर है जो भी परचेजिंग करेगा अपने नाम से करेगा, ना कि मेन कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम पे। अगर वो मेन कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम से परचेजिंग करेगा, उसी का अकाउंट यूज़ करेगा, तो अल्टीमेटली एक पॉइंट ऐसा आएगा जब काम खत्म होगा तो जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेगा उसका पार्ट ऑफ इनकम। आप उस इनकम को क्या शो करोगे टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, टू द GST डिपार्टमेंट। तो इसीलिए ये गलती मत कीजिएगा कि आप मेन कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम से काम कर रहे हैं। सब कॉन्ट्रैक्टर्स को रजिस्ट्रेशन लेने दीजिए, उसको सारा काम करने दीजिए। एज्यूम यही कीजिए कि सब जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है वो आपका डिपार्टमेंट है। एज्यूम वही कीजिए कि मेन कॉन्ट्रैक्टर आपका डिपार्टमेंट है, मेन कॉन्ट्रैक्टर ने आपको काम दिया है, आप मेन कॉन्ट्रैक्टर को डिपार्टमेंट मान के चलिए, उस डिपार्टमेंट ने आपको काम दिया है, आप काम कीजिए, परचेजिंग अपने नाम से कीजिए, सब कुछ अपने नाम से कीजिए,
और फिर अब जब काम खत्म हो जाता है एज अ RA बिल आप मेन कॉन्ट्रैक्टर को दे दीजिए और वो मेन कॉन्ट्रैक्टर आपको पेमेंट करेगा 2% TDS काट के, और वो जब आप उसको बिलिंग करेंगे तो आप GST इनपुट मेन कॉन्ट्रैक्टर को दे दीजिए। एवरी सब कॉन्ट्रैक्टर इज शुड बी अ रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर। ये बहुत बड़ी गलती होती है, सब कॉन्ट्रैक्टर्स रजिस्टर्ड नहीं होते हैं और बैंक अकाउंट में अपना पेमेंट्स ले लेते हैं और उस पेमेंट्स को हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी शो नहीं कर पाते, GST में भी नहीं शो कर पाते और उसके वजह से 100% पेनल्टी या नोटिस आने का चांसेस बढ़ जाता है। एक और मेजर लूपहोल है जिसके वजह से मैंने भी बहुत सारे क्लाइंट्स के नोटिस हैंडल किए हैं। डिपार्टमेंट जब TDS काटता है 2%, वो 2.5 लाख के ऊपर ही काटता है। 2.5 लाख के नीचे का पेमेंट पे वो 2% TDS जो GST डिडक्शन होता है वो नहीं करता है, बिकॉज मैंडेटरीली डिपार्टमेंट का ये ड्यूटी है कि वही बिल में GST काटेगा जिसका वर्क ऑर्डर 2.5 लाख से ज़्यादा होगा। बट डिपार्टमेंट का रोल वहाँ ख़त्म हो जाता है। डिपार्टमेंट इज़ करेक्ट, 2.5 लाख से नीचे है, उसने TDS GST नहीं काटा, रिटर्न नहीं फाइल किया, पोर्टल में नहीं आया, बट द कॉन्ट्रैक्टर्स ड्यूटी जिसको वो पेमेंट मिला है उसका ड्यूटी बन जाता है कि वो 2.5 लाख के ऊपर भी GST 18% पेमेंट करे। जनरली ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, सप्लायर्स है, ये उस चीज़ को छुपा लेते हैं कि वो 2.5 लाख करके बिलिंग आता है, पूरे साल में पता चलता है कि 50 लाख आ गया, GST गवर्नमेंट को ये पैसा भी नहीं दिया। आपको अगर 2.5 लाख से नीचे का पेमेंट आया हुआ है तो पूरा 18% पेमेंट करना है, 2.5 लाख से ऊपर का है तो 16% करना है, क्योंकि 2% डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी काट दिया। अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास 18% जाना ही है। ये दिस मेक दिस पॉइंट एकदम क्लियर है। एक दो क्वेश्चन और आया है मेरे पास कि एक बिजनेसमैन है जो कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है और दुकान भी चला रहा है, वो मल्टीपल GST ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरी पर्सन कैन टेक मल्टीपल GST, चाहे वो 1, 2, 3 सेक्टर वाइज GST ले सकता है। अलग अलग GST मेंटेन करना है, अलग अलग रिटर्न लगाना है। इसके अलावा मंथली रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न मैंने बता दिया। अगर किसी का टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है, 2 शेयर से ज़्यादा है, तो उसको ईयरली एनुअल रिटर्न भी लगाना है। एनुअल रिटर्न स्किप हो जाता है, छूट जाता है, आदमी ध्यान नहीं देते, मंथली रिटर्न लगाते हैं। एनुअल नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न अगर डेट पार हो गया, पर डे का 200 रुपये का पेनल्टी है और ये इसमें एक्सक्यूज़ नहीं मिलता है। अगर 1 साल डिले हो गया है, 365 डेज इंटू 200 ये पेनल्टी आपको भरना पड़ेगा। अभी तक एक और मेजर सर्कुलर है जो आसाम में अभी डिक्लेयर किया है, ऐसा मेरे हिसाब से ये अच्छा सर्कुलर है। कॉन्ट्रैक्टर्स के केस में क्या होता है कि द टोटल GST पेबल इज 18%, 18% गवर्नमेंट को देना है, 2% डिपार्टमेंट ने काट के दे दिया, 16% आपको देना है। आसाम गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर दिया है कि एवरी RA बिल, हर RA बिल में एटलीस्ट हर कॉन्ट्रैक्टर को 6% ऑफ TDS टैक्स पेमेंट करना ही पड़ेगा, चाहे इनपुट है चाहे इनपुट नहीं है। ये सर्कुलर अभी तक अरुणाचल में नहीं आया है, लेकिन आई थिंक अगर एवरी RA बिल में 6% का पेमेंट आप करते हैं तो फ्यूचर जो लास्ट RA बिल है उसमें टैक्स बहुत कम पे करना पड़ेगा। जनरली एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट हम लोग करते हैं, एज्यूम करते हैं कि 1 करोड़ का वर्क कॉन्ट्रैक्ट है। 1 करोड़ का वर्क कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल कंपोनेंट जनरली 40% से ऊपर नहीं रहता है। 40% से जनरली ऊपर नहीं रहने से इनपुट सिर्फ 40% पे ही मिलता है, बाकी पे इनपुट नहीं मिलता है। बाकी काम में कॉन्ट्रैक्टर्स के केस में सामान क्या होता है, लेबर होता है, डीजल होता है, गिट्टी होता है, बालू होता है, ये सब में कभी भी इनपुट नहीं मिलता है। तो इट्स माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट कि आप लोग एक सस्टेनेबल अमाउंट हर RA बिल में एज अ टैक्स पेमेंट कीजिए एंड वी शुड नॉट बी लेस देन 6%। अल्टीमेटली एवरी RA बिल में आउट ऑफ 18% आप एटलीस्ट 6% खुद पे कीजिए, 2% डिपार्टमेंट पे करेगा,
8% भी गवर्नमेंट के पास जाएगा तो चांसेस ऑफ गेटिंग अ नोटिस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। गवर्नमेंट उस चीज़ को फिर इतना वेरीफाई नहीं करता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अभी गवर्नमेंट इज नॉट गाइडेड बाय ह्यूमन फोर्स, गवर्नमेंट इज गाइडेड बाय एआई। जितने भी आपके पास नोटिस आ रहे हैं, जितने भी समन आ रहे हैं, चाहे वो इनकम टैक्स का हो, चाहे वो जीएसटी का हो, सारा ऑनलाइन एआई जनरेटेड नोटिसेस है, कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। तो कुछ एक फिनोमेनन दिया हुआ है कि इतना से इतना टैक्स अगर किसी का नहीं आ रहा है, एआई उस नोटिस को जनरेट कर देगा। आपने फ्रीक्वेंसी 3 महीने का नोटिस रिटर्न कलेक्टिवली नहीं लगाया है, एआई उस नोटिस को, आपने देखा होगा कि 1 महीने का नोटिस अगर आप रिटर्न पेंडिंग ऑटोमेटिक एक नोटिस आ जाता है कि नोटिस अंडर सेक्शन 3B। तो ऑल दिस आर एआई जनरेटेड, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। आप सोचोगे कि आप बच जाओगे, नहीं बचोगे। इफ देयर इज अ डिफॉल्ट, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीका से जिस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वो पकड़ ही लेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन ये है बेसिक, हर दुकानदार को एक और चीज़ फॉलो करना है। एवरी शाइन बोर्ड्स में नाम और जीएसटी नंबर मैंडेटरीली डिस्प्ले होना है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरीली दुकान में कहीं ना कहीं एफिक्स होना है, दैट इज विजिबल टू द जीएसटी ऑफिसर। मेन दिस आर द मेन थिंग्स, लॉ में मैं नहीं जा रहा हूँ, दिस आर द मेन थिंग्स। एक और प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, सम पीपल आर मिसगाइडेड बेसिकली। बहुत लोगों के पास डबल पेन है यहाँ पर, किसी के पास मैंने तो ये भी मिला है कि 4 पेन है, एक पेन गुम हो जाता है, नया पेन बना लेते हैं। दैट इज टोटली इलीगल। पर अगर आपके पास डबल पेन है तो यू विल बी पेनलाइज्ड विद 10,000 पेनल्टी एंड देयर इज अ प्रोविजन फॉर जेल ऑल्सो इन दिस। तो डबल पेन मत बनाइए। कुछ बैंकर्स है जो यहाँ पे थोड़ा सा मिसगाइड कर रहे हैं। आप बैंक में जाते हैं तो आपने अपना पेन दिखाया, वहाँ पे आपका फर्म है XYZ, बैंकर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि XYZ फर्म के नाम से पेन बनाइए, नहीं बनता ऐसा। पेन अगर आपका 5 फर्म है, पेन एक ही होना चाहिए। फर्म के नाम से पैन कार्ड कभी नहीं बनता है। फर्म के नाम से पैन कार्ड खाली 2 ही सिचुएशन में बनता है, अगर आपका कंपनी है, इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड अ पार्टनरशिप फर्म। प्रोप्राइटरशिप फर्म में कभी भी डबल पेन मत बनाइए। आप डबल पेन बनाएंगे तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको बहुत हार्शली लेता है। वो एक एजम्पशन के साथ ही चलता है कि आपने जो 2 पेन बनाया है वो इंटेंशनल बनाया है। एक पेन को आप करेक्टली यूज़ करते हैं, एक पेन को आप हवाला ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। दैट इज एन एजम्पशन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और वो आपका सेकंड पेन जो आपने गलती से बनाया है, अननोइंग ने बनाया है, उसको सरेंडर करना नहीं चाहते। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स अभी भी है जिसके 15 से 20 क्लाइंट ऐसे हैं जिसके डबल पेन है, और आई हैव बीन ट्राइंग हार्ड कि उनका जो गलती से बना पेन को कैंसिल करें। गवर्नमेंट 10 महीने लगाते हैं, साल भर लगाते हैं सेकेंड पेन को कैंसिल करने के लिए। 3 टायर वेरिफिकेशन होता है। आपको जो जुरिस्डिक्शन ऑफिसर है, आलो का जुरिस्डिक्शन ऑफिसर डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़ में आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, गुवाहाटी से परमिशन लेना पड़ेगा, शिलोंग से परमिशन लेना पड़ेगा, तब जाके आपको सेकंड पेन आपको डिलीट करते हैं या सरेंडर करते हैं। 2 पेन होने से प्रॉब्लम क्या है? बहुत प्रॉब्लम है। अगर आपका 2 पेन है, पेन और आधार लिंक नहीं है, 2 पेन होने से पेन आधार लिंकिंग में प्रॉब्लम है, तो जो 2% आपका जीएसटी कट रहा है डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट मजबूरन आपको 20% उसमें जीएसटी का, ये ऑटो सिस्टम है, 20% काटना ही पड़ेगा। बैंक भी जो कैश विड्रॉल है, अगर आपका पेन आधार लिंक नहीं है, मतलब 2 पेन है, तो बैंक भी जो कैश विड्रॉल पे 2% टीडीएस काटता है, दैट इज नॉर्मल। अगर आपका पेन आधार लिंक नहीं है तो वो काटेगा 20% टीडीएस। तो गलती से भी आपका 2 पेन है तो मेक श्योर यू सरेंडर योर अदर पेन, और अपना फर्म के नाम से, प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम से कभी भी दूसरा पेन मत निकालिए। अगर आपका 5 भी फर्म है, 5 बैंक अकाउंट है, वही प्रोप्राइटर के नाम से ही पैन कार्ड आपको यूज़ करना पड़ेगा। वन मेजर
प्रॉब्लम इज इनकम टैक्स रिटर्न। आप लोग यहाँ जो बैठे हैं सबको अपना इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरीली फाइल करना है। फॉर दैट मैटर अपने ऑनरेबल मिनिस्टर सर को भी फाइल करना है, इंडिविजुअल ऑनरेबल डीसी सर को भी फाइल करना है। यू आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स। आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपका इनकम कितना है, चाहे वो सैलरी है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न लगा के बताना पड़ेगा कि मेरा सैलरी इतना है। और आपको नीचे में देयर इज अ कॉलम जब फाइल करते हैं सेक्शन 10 सब सेक्शन 26 इनकम एग्जेम्प्ट, नो टैक्स हैज टू बी पेड। मैक्सिमम नोटिसेस जो गवर्नमेंट दे रहे हैं वो नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न के लिए ही दे रहे हैं। वन मोर थिंग, बिजनेसमैन नेवर डू बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सेविंग्स अकाउंट। अगर आप सेविंग्स अकाउंट में आपसे एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसा अरुणाचल में कोई मैन्युफैक्चर है ही नहीं, जी कोई इंडस्ट्री है ही नहीं, तो जितना सामान है बाहर से आना पड़ेगा, जैसे सीमेंट शिलोंग से आना पड़ेगा, तो शिलोंग एक टैक्स हो गया, असम क्रॉस हो गया एक टैक्स हो गया, तो अरुणाचल क्रॉस हो गया एक टैक्स हो गया। ये एक आर्टिकल का ऊपर में 3 टैक्स डेबिट होता है, ये कैसा? और जैसे आपने दिल्ली का बात है, इलेक्ट्रिक सामान दिल्ली से लिया, दिल्ली से खरीद लिया, यूपी क्रॉस हो गया, यूपी से बिहार क्रॉस हो गया, बिहार से असम क्रॉस हो गया, असम से वेस्ट बंगाल क्रॉस हो गया, वेस्ट बंगाल से असम हो गया, उसका क्रॉस हो गया, 6 स्टेट क्रॉस हो गया, एक इलेक्ट्रिकल सामान से 2 स्टोर का सामान यहाँ क्रॉस हो गया। वो टैक्सेस कैसा आप लोगों को ये डबल नहीं होता है, और सब जो बायर्स है इसका डबल टैक्स होता है कि नहीं होता है, इसका आप बताइए। सर जीएसटी का यही फायदा है सर, कभी भी डबल टैक्सेशन नहीं होता। कहीं से भी परचेज कीजिए ऑल ओवर इंडिया में, आपको हर सामान का जो परचेज करते समय आप पेमेंट कर रहे हैं टैक्स का, वो इनपुट मिल जाता है। तो वो इनपुट आपके पोर्टल में आके जमा हो जाता है, और जो सामान आपको यहाँ पे टैक्स देना है, कॉन्ट्रैक्टर आप एज्यूम करते हैं कॉन्ट्रैक्टर है, उसको गवर्नमेंट को 16% टैक्स देना है। जैसे मैंने बताया 18% देना है, 2% डिपार्टमेंट डिडक्ट कर लेता है, 16% खुद पे करना है एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो जो सामान उस काम करने के लिए उसने परचेज किया हुआ है, उसमें जितना जीएसटी उसने पे किया है उसका इनपुट मिल जाएगा। पूरा 16% पॉकेट से नहीं देना है, वो इनपुट जितना परचेज किया है माइनस हो जाएगा, माइनस करने के बाद जितना बच जाएगा उतना ही भरना है। तो डबल टैक्सेशन जीएसटी में डबल टैक्सेशन कहीं भी नहीं। उससे हो जाएगा सर क्या बोले सर, दिल्ली में हम जीएसटी दे दिया, ये सर से स्टेट क्रॉस होने से डबल टैक्स हो जाए ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी। आप दिल्ली में अगर सामान खरीद रहे हैं, वहाँ पे 1 लाख रुपए का सामान खरीदा है आपने, उसमें 18% का जीएसटी है, तो आपको उसको 1,18,000 रुपये देने हैं। वो 18,000 आप उसको अपना जीएसटी नंबर दे दीजिए, जहाँ से भी परचेज कर रहे हैं वो अपना रिटर्न लगाएगा, तो वो 18,000 जो जीएसटी आप पे कर रहे हैं आपके पोर्टल में आके जमा हो जाएगा सर। और वो दैट इज इक्विवेलेंट टू कैश, वो आपका कैश ही है। आपको जब जीएसटी पे करना है गवर्नमेंट को, तो उसमें वो 18,000 माइनस हो जाएगा। देयर इज नो डबल टैक्सेशन ऑन दैट। सेकेंड जो है, आपको जैसे हम एक 300 बैग सीमेंट हम सिलापत्र से, तो जैसे हमारा एक दुकान है, दुकान 2 लीटर का सोर्स से हम लगाते हैं, तो हम उनको 1,65,000 पेमेंट पर बैग 550, तो पेमेंट हो गया। हमको मेरा पास जीएसटी नहीं है, उसको जो जीएसटी मीटर का पास मीटर हमको कट रहा है या सिलापत्र कट रहा है, तो हम उसको कैसा जीएसटी हमको कट गया, उसको कैसा? सर कंज्यूमर को जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलता है सर। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब यू हैव टू ए बिजनेसमैन टू गेट जीएसटी बेनिफिट। अगर आप अपना खुद का घर बना रहे हैं तब आपको इनपुट नहीं मिलेगा, वो जीएसटी आपके लिए खर्चा ही होगा। आप कॉन्ट्रैक्टर्स के केस में बिकॉज ही इज डूइंग ए बिजनेस, उसको जीएसटी पे करना है,
अगर मेरा पास में मेरा सपोज मेरे साथी का साथ जीएसटी होगा, उनका नाम आप लगाने से जीएसटी को वापस सर मिलेगा? देखिए, आप ऑन लीगली पूछेंगे तो गलत है, लीगली इट्स नॉट करेक्ट, क्योंकि उसमें 2-3 कंडीशन जैसे मैंने आपको बताया है कि घर आप बना रहे हैं, आपका जीएसटी नहीं है, यू आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्टर, मान के चलता है, एज्यूम करते हैं यू आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्टर, आपका कोई फ्रेंड है ही इज अ कॉन्ट्रैक्टर, ही रिक्वायर्स जीएसटी इनपुट, तो पेमेंट जो आप किसी को जहाँ से सामान खरीद रहे हैं, जैसे आप मित्तल जी को बोले सामान खरीद रहे हैं, तो द पेमेंट हैज़ टू बी डन फ्रॉम हिज अकाउंट, पेमेंट उसके अकाउंट से जाना पड़ेगा, तब जाके बिल भी उनके नाम से कटना पड़ेगा, पेमेंट भी उनके अकाउंट से जाना पड़ेगा और इनके पोर्टल में वो इनपुट आना पड़ेगा, देन इट्स करेक्ट। अच्छा मुकेश जी, अभी फिलहाल रिसेंटली सरकार ने डिक्लेयर किया है जीएसटी कम कर दिया 18 से 5%, तो आप अभी भी 18 कर रहे हैं। नहीं सर, सरकार बोला है 18 से 5 कर दिया, आप अभी भी बोला 18 इस 18 से जो 5 किया है इसके बारे में कुछ बताइए तो हम लोग कुछ नहीं। 18 से 5 नहीं किया सर, अभी तो 53 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुआ था, उसमें उसने 2 स्लैब वो हटा, डिक्लेयर किया है तो 5%। मैं आपको ब्रीफ करता हूँ फिर हाँ उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। सर उन्होंने 2 स्लैब हटा दिया है, अभी जीएसटी में 4 स्लैब थे सिंस द डे ऑफ इंसेप्शन, दैट इज 1 जुलाई 2017 से 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। गवर्नमेंट ने अभी 22 सितंबर से विद इफेक्ट फ्रॉम 22 सितंबर 12% का स्लैब और 28% का जो स्लैब है उसको एबॉलिश कर दिया। अभी 2 ही स्लैब है, 5% और 18%। तो कॉन्ट्रैक्टर्स के केस में देयर वाज ऑलवेज 18%, अभी भी